वेलकम टू द नोवा। आज का हमारा टॉपिक है वर्क इन फिजिक्स। जब हम वर्क की बात करते हैं तो वी यूजुअली थिंक ऑफ समथिंग दैट इज टायरिंग, जो हमें थका दे। सपोज अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक एक टेबल पर बैठकर स्टडी करूं तो वी थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, राइट। अगर आपको आपके वालिदैन पूछें तो आप कहेंगे यस आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहा, सो दैट वाज वर्क। बट इन फिजिक्स यू हैवंट डन वर्क। वर्क इन फिजिक्स हैज अ वेरी पर्टिकुलर मीनिंग। हम जब डिफाइन करते हैं वर्क को, जो नॉर्मल कन्वेंशन है, जो नॉर्मल हम थॉट प्रोसेस देते हैं वर्क को, वो फिजिक्स में से अलग होता है। फिजिक्स में वर्क की एक अलग पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है जो कि नॉर्मल वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कैसे? लेट्स एग्जामिन एंड हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन कि फिजिक्स में वर्क आखिर होता क्या है। सो विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्क। डिफाइन कैसे करेंगे? सो वी से वर्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बेसिकली इट्स नथिंग बट इफेक्ट। एक इफेक्ट है, असर है। किसका असर है? इट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट को हम वर्क कहते हैं। बट क्या हर फोर्स के इफेक्ट को हम वर्क कहेंगे? नहीं। कैसे? सपोज कर अगर मैं वॉल को पुश करता रहूं, दैट्स एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, बट डज इट काउंट्स एज अ वर्क? नो, इट डजंट काउंट एज अ वर्क। वर्क इफेक्ट तो है, लेकिन कौन सा इफेक्ट है? वो इफेक्ट है जो थिंग्स को डिस्प्लेस करे, थिंग्स को मूव करे। तो ऐसे इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम वर्क कहते हैं। वर्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स जब कोई चीज मूव करे। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, सो दैट काउंट्स एज अ वर्क। इसको हम फिजिक्स में वर्क कहते हैं। लाइक अगर अब मैं वॉल को पुश करता रहूं सुबह से लेकर शाम तक, सो इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ वर्क। वर्क नहीं है फिजिक्स के मुताबिक। आपने कोई नहीं वर्क किया। क्यों? आपने जो फोर्स तो लगाया उसमें कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फोर्स का इफेक्ट हो, काज क्या है? फोर्स, उसका इफेक्ट हो। इफेक्ट कौन सा हो? कि वो मूव करे, जिस चीज पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो मूव करे। लाइक से अगर मैं ये पेन थ्रो करता हूं तो इसमें मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट ये आएगा कि ये पेन मूव करेगी। सिंस इफेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स के वो जो फोर्स है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। अगर कॉज है, कॉज कौन सा है? फोर्स। भाई अगर ऑब्जेक्ट के, लेट्स से ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस पे मैं कोई कॉज दे रहा हूं, कॉज क्या होगा? फोर्स ही होगा। और इसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट कौन सा आ रहा है? कि वो मूव कर रहा है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस d और डिस्प्लेसमेंट d। सो वी से इफ फोर्स का इफेक्ट वो आ रहा है, जो ये अब बॉक्स है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, दैट मीन्स के हमने यहां पे वर्क किया है। वर्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय व्हिच थिंग्स गेट मूव। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। एक तो ये डेफिनेशन होती है। दूसरी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज द फोर्स प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट। फोर्स प्रोड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क परफॉर्म हुआ है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, दैट मीन्स उस पे वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। अगर कोई हाई कंटेनर पड़ा हुआ है, अगर मैं उसके खींचूं, सो फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन मेरे खींचने से उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, वो कंटेनर मूव नहीं हुआ। जाहिर सी बात है मूव नहीं होगा, क्योंकि मेरा फोर्स, उसकी जो इनर्शियल फोर्स है, मास हैवी है, इनर्शियल फोर्स है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर मेरा फोर्स जो मैंने अप्लाई किया था वो उसके इनर्शियल फोर्स से ज्यादा होता तो वो मूव कर जाता, लेकिन जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है वो इनर्शियल फोर्स से कम है, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स के मैंने कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया एज पर द फिजिक्स। फिजिक्स के हिसाब से मैंने कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया। मैं वर्क तब परफॉर्म करूंगा जब मैं किसी चीज पे फोर्स लगाऊं और वो चीज डिस्प्लेस हो, मेरे कॉज के हिसाब से उसमें कोई ना कोई इफेक्ट आए। अगर इफेक्ट आएगा देन आई विल से कि मैंने उस पर कुछ वर्क परफॉर्म किया है। हम
इसको कॉन्सेप्चुअली कैसे डिफाइन करें कि वर्क आखिर है क्या। लेट्स से आपने फोर्स लगाया, फोर्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वर्क और उसमें डिस्प्लेसमेंट आया वो भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वर्क क्या है। सो वी से वर्क इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इट हैज टू डू समथिंग विथ एनर्जी। एनर्जी के साथ कोई ना कोई इसका रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? या तो एनर्जी को ट्रांसफर करेगा या तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा। यानी अगर किसी भी बॉडी पे अगर आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो एनर्जी ट्रांसफर होगी या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई है दैट मीन्स कि आपने वर्क किया है, या तो एनर्जी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर में सेम टाइप ऑफ एनर्जी होगी और ट्रांसफॉर्म में एनर्जी की टाइप चेंज होगी, चेंज टाइप ऑफ एनर्जी। यानी या तो आप वो सेम टाइप ऑफ एनर्जी को चेंज कर रहे हैं या एनर्जी के टाइप को ही चेंज कर रहे हैं। कैसे? सपोज करें मैंने किसी बॉल को किक किया, किकिंग अ बॉल। जब मैंने किसी बॉल को किक किया तो मैंने क्या किया? उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दी। वो पहले मूव नहीं कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी क्या थी उसकी? 0। यहां पहले वो थोड़ी स्पीड से मूव कर रहा था तो उसकी कोई ना कोई स्पीड थी, दैट मीन्स इट हैड सम काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और मैंने उसे किक किया तो मैंने उसे उसकी एनर्जी चेंज कर दी। पहले स्लो था अब तेज हो गया, या पहले तेज था अब स्लो हो गया। सो मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज की। सो वर्क ट्रांसफर्स द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किसी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में वर्क एनर्जी ट्रांसफर करता है, यहां ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म कैसे करता है? एनर्जी की टाइप चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन ऊपर थ्रो करूं तो यू वुड से कि इसमें चेंज ऑफ एनर्जी आ रही है। कैसे? बाय काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। आप जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। यहां सपोज करें आप स्प्रिंग को खींचे तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? यू आर ट्रांसफरिंग यूर काइनेटिक एनर्जी इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क परफॉर्म होता है सो या तो वो मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी या तो ट्रांसफर होगी या तो ट्रांसफॉर्म होगी। सो दो टाइप होती हैं। अगर वर्क परफॉर्म हुआ है दैट मीन्स इट हैज टू डू विद सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? या तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा या तो ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। अब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, मैंने वॉल को पुश किया, सो एम आई ट्रांसफरिंग माई एनर्जी? यस ऑब्वियसली मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, सो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं एनर्जी। एम आई परफॉर्मिंग वर्क? No. Why? Because your transfer of energy has no effect whatsoever. वो उसमें मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा so you are transferring your energy but it is not performing your work. वर्क परफॉर्म तब होगा जब एनर्जी ट्रांसफर हो और ऑब्जेक्ट मूव करे। अगर एनर्जी ट्रांसफर हो ऑब्जेक्ट मूव ना करे दैट मीन्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। वर्क परफॉर्म तब होगा जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा और यहाँ एनर्जी ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म होगी। यह तो होगी हमारी फिजिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। आते हैं एक और डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क। मैथमेटिक्स क्या है इसकी? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी कि हमने यहाँ पे दो क्वांटिटीज को कंसीडर किया है, एक फोर्स को और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को। So work can be defined as a dot product of two vectors. Dot product of two vectors. कौन से vectors? Vectors F and D. So we say work is the dot product of a force vector and displacement vector. सिंस ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पे क्या आएगा? वी नो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। सो वी से W इज इक्वल टू FD कोसाइन ऑफ थीटा।
अब ये W क्या है, जो हमने वर्क परफॉर्म किया है, ए स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स जो अप्लाई किया था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, D इज ए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, D का होता है मीटर, और वर्क का क्या होगा जूल या जूल जो पढ़ते हैं आप। और ये थीटा क्या है, इट्स एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान जो एंगल होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोसाइन ऑफ थीटा से। So mathematically it's a dot product of two vectors. कौन से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी कॉल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज द वर्क। और वर्क सिंस डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, meaning it does not have direction, it only has magnitude and unit। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसके डायरेक्शन नहीं होगी या उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। हाउ डू वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, बाय यूजिंग दिस फार्मूला F dot D और FD cosine of theta। and what's the unit of work, since it has to do with certain time of energy, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल, जो हम जूल पढ़ते हैं। और सिंबल क्या है इसकी, J। और J जूल किसके बराबर आएगा, यहां से हम फाइंड करेंगे। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड which can be given by W is equal to FD cosine of theta and unit that is joule is equal to Newton meter। अब हमने पढ़ा कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्यों, बिकॉज इट्स डॉट प्रोडक्ट। So the logic seems to be circular logic। वर्क स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट क्यों यूज किया हमने, क्योंकि स्केलर है। सो द आर्ग्यूमेंट सर्कल्स अराउंड ईच अदर, के वर्क स्केलर इसलिए है क्योंकि हमने डॉट यूज किया है। फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क स्केलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डॉट यूज किया है। पर डॉट यूज क्यों किया, क्योंकि वर्क स्केलर है। सो क्या इसके अलावा हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क स्केलर क्यों है। Yes, we can. Why? Because let's say अगर 4 न्यूटन का वर्क फोर्स अप्लाई हो रहा है और it is producing a displacement of 4 मीटर, so it doesn't matter कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, जब तक वो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर कवर करेगा तो हर ऑब्जेक्ट में या हर केस में वर्क हमेशा 16 जूल का आएगा, चाहे वो ईस्ट में अप्लाई करे, वेस्ट में अप्लाई करे, नॉर्थ में अप्लाई करे या साउथ में अप्लाई करे। इट डजंट मैटर कि वो किस तरफ मूव कर रहा है। लाइक से अब आपने क्या किया, आपने ये ए पॉइंट से बी पे गए और आपने 100 जूल ऑफ वर्क किया, ठीक है। फिर आपने बी से लेकर सी तक आए, ए से लेकर बी पॉइंट पे गए, बी से फिर आप सी पॉइंट पे आए। अब यहां से आपने 100 जूल किया था और यहां पे आपने भी 100 जूल वर्क किया है। सो डायरेक्शन चेंज होने से क्या वर्क में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। डायरेक्शन चेंज होने से वर्क पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मैटर आप यहां जा रहे हैं या आप यहां जा रहे हैं, वर्क इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करें या आपको ये इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन पे वर्क डिपेंड नहीं करता। अगर डायरेक्शन पे वर्क डिपेंड नहीं करता सो इट मेक्स इट एन स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर स्केलर है तो क्या यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे। सो इट्स नॉट कि डॉट है तो स्केलर है, ना, स्केलर है तो भी डॉट यूज किया है। स्केलर क्यों है, बिकॉज वर्क डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। और यहां आप ऐसे कह सकते हैं कि आप किस पॉइंट पर भी जाएं, वर्क इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। वर्क सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया और उस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट टेक किया है। सपोज करें अगर आपका फोर्स था 10 न्यूटन और उसने डिस्प्लेसमेंट काज किया है 10 मीटर, सो दैट मीन्स के वर्क क्या होगा, वर्क होगा 10/10 इज 100 जूल। सो आप ए से बी गए, बी से सी आए और सी से फिर आप यहां पे गए। सो किसी भी पॉइंट पे वर्क डिपेंड नहीं करता कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, वर्क डिपेंड इस पे करता है कि आपके फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कॉज किया है।
जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतना वर्क ज़्यादा, जितना फोर्स ज़्यादा उतना वर्क ज़्यादा. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. सिंस इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, दैट मीन्स इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. हैंस वी यूज द डॉट प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी वर्क किस पे डिपेंड करता है. ऑन व्हाट फैक्टर डज द वर्क डिपेंड ऑन. सो वी से कि वर्क की इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा. So from this formula we can judge the work depends on mainly three factors. Number one, it is dependent on the force applied. और उस पे डिपेंडेंसी कौन सी है, डायरेक्ट है. W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. अब फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स अप्लाई होगा तो वर्क होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो वर्क भी नहीं होगा. क्यों? फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं होगा, दैट मीन्स कि नो वर्क. फोर्स अप्लाई होगा तो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वर्क होगा. और प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है. जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क, जितना कम फोर्स उतना कम वर्क. और सेकंड पॉइंट कौन सी है कि वर्क डिपेंड किस पे करता है, मोशन पे या मूवमेंट पे. यानी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया है. अगर ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया है इन रिलेशन टू द फोर्स अप्लाइड, देन वी से कि उसने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया है. एंड यहां पे भी वी विल सी कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स ज्यादा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से फोर्स सेम है, आपने पहले अप्लाई किया 10 न्यूटन और फिर अप्लाई किया 10 न्यूटन. पहले 10 में आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया था 20, तो वर्क क्या होगा 200. फिर आपने डिस्प्लेसमेंट किया 30, तो 200 जूल. सो वर्क क्या होगा यहाँ पे 300. सो सेम फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है. अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा. इसको रिवर्स कर दे. अब डिस्प्लेसमेंट सेम है और पहले भी 20 मीटर फिर भी 20 मीटर, लेकिन फोर्स ज्यादा है. पहले आपने अप्लाई किया था 20 न्यूटन, फिर आपने अप्लाई किया 30 न्यूटन. तो यहां पे वर्क क्या मिलेगा 400 जूल और यहां पे वर्क क्या मिलेगा 600 जूल. क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, वर्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपने फोर्स ज्यादा लगाया है. फोर्स ज्यादा लगाने से एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है. सो वी डिफाइंड कि एनर्जी ट्रांसफर क्या होती है, वर्क होता है. सो वर्क ज्यादा इसलिए है क्योंकि फोर्स ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा है सो वर्क भी ज्यादा ही होगा. सो मेनली टू फैक्टर्स पे. और थीटा इट इज डिपेंडेंट ऑन कि जो एंगल है वो 0 नहीं, वो 90 नहीं होनी चाहिए. अगर एंगल 90 होगी तो वर्क 0 होगा. 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन से? नंबर 1 फोर्स अप्लाइड पे, नंबर 2 मोशन पे, और नंबर 3 एंगल पे. यहां पे जो वर्क है वो एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा है. अब देखें कोसाइन में जो 0 होता है वो मैक्सिमम देता है और कोसाइन में जो 90 होता है वो मिनिमम देता है. सो एंगल बढ़ने से वैल्यू कम आ रहा है. सो दैट मीन्स के वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल. एंगल बढ़ेगी तो वर्क कम होगा. सपोज करें मैंने क्या कि पहले मेरी एंगल थी 20 डिग्रीज, फिर एंगल थी 25 डिग्री, और फिर थी 35 डिग्रीज, और फिर थी 45 डिग्रीज. अब मैं पूछूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम है 10 एंड 20 हर केस में, लेकिन मैंने एंगल चेंज की है, पहले एंगल थी 20 डिग्री, फिर 25, फिर 35 और 45, तो वर्क कम से कम किस में होगा? सिंस वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, तो वर्क कम से कम तब होगा जब एंगल ज्यादा होगी. अब एंगल ज्यादा कौन सी है 45 में, तो इसमें वर्क मिनिमम होगा, और कम कौन सी 20, तो इसमें वर्क मैक्सिमम होगा. एंगल से इनवर्स प्रोपोर्शन. क्यों? क्योंकि यहां पे कॉस इन्वॉल्व है. टाइप ऑफ वर्क. टाइप ऑफ वर्क कौन से होते हैं? हमने तो मेंशन किया था कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. सो हाउ कम इट हैज टाइप्स? इट हैज टाइप्स बिकॉज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व्ड. फॉर्मूला क्या है वर्क का? W इज इक्वल टू एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा. मतलब कि वर्क डिपेंड करता है एंगल पे. सो यहां पे टाइप ऑफ वर्क पे हमें पहला मिलता है पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क इट डज नॉट मीन कि वर्क की कोई डायरेक्शन है. नो,
पॉजिटिव वर्क इंप्लाई कर रहा है, इसकी कोई इंप्लीकेशन है। कौन सी इंप्लीकेशन है कि अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, या आप कहेंगे एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पेन का मिसाल दिया, या किकिंग अ बॉल, अगर मैं पेन को थ्रो करता हूं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में यू मूव कर रहा है। सो यू से कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क पॉजिटिव तब होता है जब एंगल लेस देन 90 हो। अगर एंगल लेस देन 90 हो तो किसकी एंगल? वर्क बिटवीन, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे है, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखें यहां पे एंगल 0 है, यहां पे देखें अब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल क्या है? मोर देन 0, लेकिन 90 से कम है, सो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे अगर आप एंगल को बढ़ाते जाएं तब तक जहां तक एंगल जो है वो 90 से कम हो तो वर्क क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। दूसरा क्या है हमारा? नेगेटिव वर्क। Since it's a scalar quantity, negative does not mean it is direction. What does it mean? It has implication. And what's that implication? कि वर्क में अगर वर्क नेगेटिव है, that means force and displacement are in opposite direction. F and D are in opposite direction. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो वर्क है वो नेगेटिव होगा। या अगर वर्क में माइनस आई है, दैट इंप्लाइज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे? सपोज करें मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, सब जो मैंने फोर्स लगाया वो ऊपर था और ऑब्जेक्ट भी ऊपर गया, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। सेम डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। अब ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्क क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। कौन सा? बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या स्प्रिंग की मिसाल देख लें, स्प्रिंग में जब मैं खींचता हूं अपनी तरफ, जो रिस्टर्निंग फोर्स होती है वो अपोजिट होती है। अब मैं यहां पे इसको इस तरफ खींच रहा हूं और रिस्टर्निंग फोर्स इस तरफ है, सो दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट है। वर्क क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंप्लाइज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां आप ऐसे कहें, यहां कहें कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है लाइक दिस, सो यू से कि वर्क क्या है? नेगेटिव है। या ग्रेटर देन 90 हो या अपोजिट हो, यहां पे फोर्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। एंगल क्या होगी हमारी? ग्रेटर देन 90, या अपोजिट 180 होगी, तो 180 होगी तो cos 180 क्या आएगा? माइनस, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे वर्क क्या था? पॉजिटिव FD, और यहां पे वर्क क्या होगा? नेगेटिव माइनस FD। तीसरा टाइप है जीरो वर्क। अब जीरो वर्क क्या होता है? लेट्स से मैं कहूं कि सपोज करें मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है और वो मूव भी कर रहा है, यानी फोर्स इस पे अप्लाई भी किया है और वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। सो क्या वर्क जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट तय हो तो वर्क तो होगा। लेकिन यहां पे मैं पूछ रहा हूं बिल्कुल ऑपोजिट, कि फोर्स भी अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट मूव भी करे, तो क्या वर्क परफॉर्म होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स वर्क डिपेंड करता है एक थर्ड फैक्टर पे। कौन से? एंगल पे। वो एंगल क्या आएगी? अगर एंगल 90 आ गई, अगर एंगल 90 है, दैट मीन्स के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एफ एंड डी परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगी? 90। एंगल 90 है, कोसाइन 90 क्या होगी? 0, तो वर्क क्या होगा? 0। सो यस, इट्स पॉसिबल कि फोर्स भी अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट भी तय हो और वर्क फिर भी 0 आए। कैसे पॉसिबल है? अगर एंगल 90 होगी। जब कभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट मूव भी करे और वर्क 0 हो, दैट मीन्स एंगल जो है वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है? 90 की है। सपोज करें मैं यहां पे पेन उठा के जा रहा हूं। अब पेन उठा के जा रहा हूं तो इसमें मेरा वर्क पेन पे कितना है? 0 वर्क है। क्यों?
क्योंकि जो मेरी फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पेन नीचे आना चाहती है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आ नहीं रही, तो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट यहां पे जा रहा है, एंगल क्या बनेगी 90, एंगल 90 तो वर्क क्या होगा 0। अब सपोज करें मेरे पॉकेट में कोई चीज पड़ी हुई है और मैं आगे जा रहा हूं, तो क्या उस पर्स है या मोबाइल फोन है, तो क्या उस पर्स या मोबाइल फोन पे मेरा कोई वर्क हो रहा है? अगर हो रहा है तो कौन सा वर्क है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज वर्क फॉर यू एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।